हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर को, जिसमें क्वेश्चंस नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, उसी क्लास को आगे लेकर आए हुए हैं और आज पढ़ने वाले हैं क्वेश्चंस नंबर 5 को। क्या है 5 का क्वेश्चंस? 5 का क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन कॉमा एक न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण समान वेग से 10 की पावर 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। उनके परिक्रमण कालों के अनुपात ज्ञात कीजिए। परिक्रमण काल को बताना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है। इनका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लिया मैंने m है। अब हमारा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन होता है 1h2, जिसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2, यानी प्रोटॉन का 2 गुना। और अल्फा कण पे कितना होता है? अल्फा कण का होता है 2he4, ये होता है अल्फा कण पर, तो इसका द्रव्यमान कितना है 4। तो प्रोटॉन का कितना हो जाएगा ये 4 गुना। अब बात करेंगे इन पर आवेश, यानी प्रोटॉन पर आवेश, उसके बाद न्यूट्रॉन पर आवेश और अल्फा कण पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है E, न्यूट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आवेश होगा, तो इस पर भी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1। और अल्फा कण के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें निकालना है परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का फॉर्मूला होता है T बराबर 2 पाई m बटे Q इंटू में B। यह होता है बेटा परिक्रमण काल का फॉर्मूला। क्लियर? अब कैसे करेंगे? हमें अनुपात बताना है। किस किस का? हमें बताना है परिक्रमण काल में प्रोटॉन का अनुपात, उसके बाद न्यूट्रॉन का अनुपात और उसके बाद अल्फा कण का अनुपात। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई mp बटे आवेश प्रोटॉन वाला और चुंबकीय क्षेत्र B अनुपात 2 पाई m न्यूट्रॉन बटे आवेश न्यूट्रॉन वाला इंटू में चुंबकीय क्षेत्र B अनुपात 2 पाई m अल्फा कण वाला द्रव्यमान बटे Q अल्फा कण का आवेश इंटू में B। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आगे हल कर रहे हैं। अब इनके मान लगाएंगे, तो मान लगाएंगे T प्रोटॉन अनुपात T न्यूट्रॉन अनुपात T अल्फा कण। मान लगाएंगे 2 पाई m प्रोटॉन का द्रव्यमान m बटे आवेश कितना है इस पर आवेश E और इंटू में B अनुपात 2 पाई m पर m कितना है? न्यूट्रॉन पर 2m बटे न्यूट्रॉन पर आवेश केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रॉन के पास और इंटू में चुंबकीय क्षेत्र B अनुपात 2m 4m बटे अल्फा कण पे 2 इलेक्ट्रॉन और इंटू में B। अब देखो, आप लोग अनुपात पढ़ के आए हैं 2:4:8, इस तरीके का होगा तो आप एक संख्या से काट सकते हो। जैसे 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, एक संख्या से कट जाते हैं। तो ये भी बेटा 2 पाई और 2 पाई एक संख्या से कट जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? उसके बाद m और m ये भी कैंसिल हो जाएगा, b और b भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, एक बचेगा अनुपात, यहाँ 2 बचेगा अनुपात, ऊपर 4 और बट्टे में नीचे कितना होगा 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा 1:2:2। क्लियर? यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का क्योंकि अनुपात होता है तो अनुपात में एक ही संख्या से जब संख्या कट रही है तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। ठीक है, तो 2 पाई कैंसिल, m यहाँ m और m कैंसिल, E इंटू में भी और यहाँ E इंटू में भी कैंसिल, बचेगा यहाँ कुछ नहीं, 1, यहाँ पर 2 और यहाँ 4/2, यानी 1:2:2। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का ख क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए परपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला परपथ में धारा, दूसरा प्रतिरोध पर विभव और तीसरा प्रेरकत्व तथा संधारित्र के
विभवों के बीच विभवांतर। देखो सबसे पहले ये हमें परपथ दे रखा है और इसमें ये कौन है, हमारी प्रेरण कुंडली है और ये कौन है, संधारित्र, और यहाँ लगा हुआ है ये प्रतिरोध। क्लियर। देखो यहाँ पर प्रेरण कुंडली का जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट है, संधारित्र बीसी का भी वोल्टेज कितना है, 120 वोल्टेज है। जब दोनों के विभवांतर BL बराबर किसके हैं, BC के हैं, तो इस स्थिति में परिपथ, इस स्थिति में परिपथ कैसा है, अनुनादी है, अनुनादी परिपथ है। इस स्थिति में ये कैसा परिपथ माना जाएगा, अनुनादी परिपथ माना जाएगा। अर्थात इसका जो प्रतिरोध होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, उसकी प्रतिबाधा के। अर्थात प्रतिबाधा Z बराबर किसके होगी, R के, और R बराबर कितना है इसमें 400 ओम। सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा हमें यहाँ पर परिपथ में धारा, तो I बराबर होगी I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z, I नॉट बराबर V नॉट अपॉन Z। इसकी तुलना करेंगे B बराबर B0 cos ओमेगा t से, तो यहाँ पर B नॉट का वैल्यू कितना है, B नॉट का वैल्यू है 200 वोल्ट। क्लियर। तो 200 वोल्ट लगाएंगे यहाँ पर, B नॉट का वैल्यू 200 वोल्ट बटे परिपथ की प्रतिबाधा Z कितना है 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग 1 में करेंगे 0.5 एम्पियर। ये क्या निकाल ली हमने, इसके अंदर धारा, क्या निकाल ली, धारा। दूसरा स्टेप पूछा हमसे, सेकंड स्टेप में हमसे क्या पूछा है, वह पूछा है प्रतिरोध पर विभव, इस प्रतिरोध पर विभव बताना है। तो V बराबर होगा I नॉट इंटू में R, धारा कितनी है 0.5, और इस प्रतिरोध कितने ओम से जुड़ा हुआ है, 400 ओम से, तो यहाँ से 4 पंजे 20, 2 जीरो है लगा दिए, 4 पंजे 20, 2 जीरो लगा दिए, क्या के बाद दशमलव 1 के बाद। तो प्रतिरोध पर जो विभव होगा BR बराबर कितना होगा, 200 वोल्ट, कितना होगा 200 वोल्ट। क्लियर। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, तत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर, इन दोनों के बीच जो कलांतर होता है वह कितना होता है, पाई या 180 अंश। नोट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के खाको। के बाद बेटा 5 का गा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक गोली दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। देखो गोली दर्पण में जो फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है, यानी जो गोली दर्पण है वह बेटा हमारा कौन सा वाला होगा, अवतल वाला। कौन सा वाला होगा, अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होगी। ये इसका फोकस हो गया और ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और यह क्या है इसका फोकस, और यह क्या इसका हो जाएगा ध्रुव, क्या हो जाएगा ध्रुव। जो भी दूरियां ध्रुव से इधर की होती है ऋणात्मक होती हैं और इधर धनात्मक। अब क्या बोल रहा है कि सवाल में दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, दिया है फोकस बिंदु, फोकस बिंदु तथा फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर। अगर ये 20 सेंटीमीटर है, ये क्या है 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस से और ध्रुव तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। फोकस से केंद्र तक की दूरी, अगर क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होती है, आधी होती है वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ पर जो वक्रता त्रिज्या होगी वो फोकस दूरी कैसी होगी, आधी होगी। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कैसी होती है, आधी होती है, r/2। अगर ये दूरी 20 है तो ये भी दूरी ध्रुव से और फोकस तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। पहला स्टेप पूछा है, पहला पूछा है दर्पण के ध्रुव
दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी कितनी निकली? 20। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी कितनी निकलेगी? ध्रुव से फोकस तक की दूरी कितनी हो जाएगी? -20 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकंड स्टेप पूछा है इसका, वह पूछा है दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ध्रुव ये रहा और केंद्र ये रहा, टोटल दूरी 20 और 20 40। कितनी हो जाएगी? 40। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी टोटल हो जाएगी बेटा 40 सेंटीमीटर। 20 और 20 40। ध्रुव से इधर है, चिन्ह कैसा ले लिया जाएगा? माइनस का ले लिया जाएगा। क्लियर? नाम नोट करिए बेटा इसको। इसके बाद बेटा प्रश्न नंबर 5 का घ क्वेश्चन बोल रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में दहली तरंगदैर्घ्य तथा दहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? सबसे पहले समझेंगे दहली तरंगदैर्घ्य को। तरंगदैर्घ्य क्या है? दहली तरंगदैर्घ्य देखो, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके क्या कहलाएगी? दहली तरंगदैर्घ्य। और अगर बात करेंगे दहली आवृत्ति की, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके क्या कहलाएगी? वह कहलाएगी दहली आवृत्ति। क्लियर? लिखेंगे सबसे पहले परिभाषा, लिखेंगे आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। क्लियर? अब पढ़ेंगे दहली आवृत्ति। दहली आवृत्ति क्या है? दहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सके दहली आवृत्ति कहलाती है। दहली आवृत्ति कहलाती है। क्लियर? तो यहां पर दहली आवृत्ति में क्या ध्यान रखना है? दहली आवृत्ति में न्यूनतम आवृत्ति लेंगे, दहली तरंगदैर्घ्य में अधिकतम तरंगदैर्घ्य लेंगे, और दोनों का काम क्या होगा? धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराने का। उसके बाद बेटा यहां पर इसी में पूछा गया है संतृप्त धारा तथा अंतक विभव के मान किन कारकों पर निर्भर करते हैं? तो देखो यहां पर जो है हमारी संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता
संतृप्त धारा का मान किस पर? आपतित प्रकाश की तीव्रता तथा अंतक विभव का मान, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्लियर? नोट करें क्वेश्चन नंबर 5 के घा को। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का अड़ा, और 5 का अड़ा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है पीएन संधि दिष्टकारी किसे कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी के परपथ आरेख बनाइए। देखो सबसे पहले समझते हैं दिष्टकारी किसे कहेंगे। वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, दिष्टकारी कहलाती है। लिखेंगे परिभाषा, लिखेंगे वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को दिष्ट धारा या वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, दिष्टकारी कहलाते हैं, क्लियर? अब इसमें पूछा है, पहला पूछा है अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो पहले बनाएंगे अर्ध तरंग दिष्टकारी का चित्र। देखो कैसे, इसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर की दो कुंडली होती है, कुंडली T1 है और इसको जोड़ा जाता है प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज से, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज से। इसके समीप रखी हुई है एक दूसरी कुंडली AB, ये दूसरी कुंडली है T2 और इसमें केवल एक लगाया जाता है PN संधि। क्या लगाई जाती है? PN संधि डायोड, PN संधि डायोड है ये, और इसे जोड़ दिया जाता है एक लोड प्रतिरोध द्वारा। किसके द्वारा जोड़ दिया जाता है? एक लोड प्रतिरोध द्वारा जोड़ दिया जाता है, और ये बेटा क्या हो जाएगा? निर्गत धारा या वोल्टेज। और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। ट्रांसफार्मर की कौन सी है? द्वितीयक कुंडली। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल एक PN संधि डायोड जुड़ा होता है, जबकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होगा कि ट्रांसफार्मर की दो कुंडली होंगी, जिसमें एक कुंडली को निवेशित किया जाएगा। ये निवेशित कुंडली हो गई T1, यानी ये निवेशी कुंडली है जिसमें धारा को, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज को निवेश किया जाएगा। इसके संपर्क में रखी हुई है दूसरी कुंडली, इसमें दो PN संधि डायोड होते हैं, दो PN संधि डायोड होंगे और इसके बीच में मध्य में एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एक लोड प्रतिरोध। ये लोड प्रतिरोध है, ठीक है, और यहां पर ये लोड प्रतिरोध है। इसमें कितने डायोड होते हैं? दो डायोड होंगे, एक D1 मान ले रहे हैं और दूसरा डायोड कौन सा होगा? PN संधि का D2 डायोड। ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली है और ये ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है। क्लियर? तो इसमें पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड होंगे, PN संधि डायोड, और इसमें केवल एक डायोड होता है। क्लियर? नोट करें क्वेश्चन नंबर 5 के को। बाद बेटा 5 के का अथवा प्रश्न क्या बोल रहा है? देखो, N टाइप तथा P टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। देखो तुलना करनी है,
किसके, एन टाइप और पी टाइप की। इधर रख रहे हैं एन टाइप अर्धचालक और ये है पी टाइप अर्धचालक, और इधर रहेगा आधार। किस आधार पे हमें तुलना करनी है? पहला है अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति। अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति पर देखो, एन टाइप नेगेटिव टाइप अर्धचालक है। यह कैसा है? पंचम संयोजी है, पंचम संयोजी अर्धचालक है, पंचम संयोजी अर्धचालक है। अर्थात इसमें क्या होगा, वर्ग 13 में आता है बोरॉन परिवार, वर्ग 14 में आता है कार्बन परिवार, 13, 14, और वर्ग 15 में आता है नाइट्रोजन परिवार। तो इसमें जैसे कौन कौन से किसको मिला सकते हैं? उदाहरण में जब हम वर्ग 14 में वर्ग 15 के तत्वों का अपमिश्रण कराएंगे तो जो हमें अशुद्धि मिलेगी वह कौन सी मिलेगी? पंचम अर्धचालक की। अर्थात उदाहरण में आर्सेनिक, उसके बाद फास्फोरस आदि। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक में क्या है? यह है त्रिसंयोजी अर्धचालक है। इसमें क्या है, वर्ग 13 के तत्वों का अपमिश्रण किया जाएगा वर्ग 14 के अंदर, एल्यूमिनियम, गैलियम आदि का अपमिश्रण किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पहला। दूसरा पूछा है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक। देखो, इसमें जो बहुसंख्यक होंगे, भाई नेगेटिव टाइप का है तो इसमें बहुसंख्यक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुसंख्यक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऋणात्मकता ज्यादा होगी। और अल्पसंख्यक कौन होंगे? अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे? आवेशवाहक ये होंगे कोटर। क्या होंगे? कोटर। पी पॉजिटिव, पॉजिटिव किन पे है? कोटर पे है। तो इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे? कोटर होंगे। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव टाइप का अर्धचालक है तो कोटर की अधिकता होगी, नेगेटिव टाइप का अर्धचालक है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। और तीसरा है, थर्ड पार्ट पूछा गया है इसके अंदर, वह पूछा गया है चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। चालकता तथा गतिशीलता दोनों में संबंध पूछा है, तो इसकी चालकता भी अधिक होगी और गतिशीलता भी कैसी होगी? अधिक। जबकि पी टाइप में क्या होगा? चालकता भी कम होगी और गतिशीलता भी कैसी होगी? कम होगी। क्लियर? नोट करें क्वेश्चन नंबर 5 के डाको।